हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो बात करता है अकॉम्प्लिस के बारे में, जो दिया गया है सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंडर। तो आइए जानते हैं सेक्शन 133 क्या कहता है। एन अकॉम्प्लिस shall be a competent witness against an accused person, and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। यानी कि एक accomplice के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और एक अक्यूज्ड पर्सन को अगर उसी अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी के ऊपर एक कन्विक्शन दिया जाता है तो वो इलीगल नहीं होता। अब आइए जानते हैं एक अकॉम्प्लिस पर्सन कौन होता है। सपोज एक ऑफेंस के केस में एक से ज़्यादा ऑफेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उस केस में एक ऑफेंडर ऐसा होता है जिसने लीस्ट ऑफेंस कमिट किया होता है उस ऑफेंस में। तो उस लीस्ट ऑफेंडर को हम कोर्ट में एज एन विटनेस प्रोड्यूस होने के लिए बोलते हैं, ताकि वो दूसरे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे सके कि कैसे कैसे ऑफेंस कमिट किए गए थे, कैसे उस ऑफेंस को अंजाम दिया गया था, उस ऑफेंस में कितने जन इन्वॉल्व थे, उस ऑफेंस का मास्टरमाइंड कौन था। वो सारे स्टेटमेंट्स वो कोर्ट में ट्रू फैक्ट्स डिस्क्लोज कर सके। उसी पर्सन को जिसे हम एज अ विटनेस प्रोड्यूस करते हैं, जिस ऑफेंडर को कोर्ट में, उसी को बोला जाता है अकॉम्प्लिस, जो दूसरे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट कोर्ट में स्टेटमेंट देता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी अगर ऑफेंडर को हम लोग बोलेंगे एक विटनेस के तौर पर दूसरे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए, वो तो कभी राजी होगा नहीं। तो इसीलिए एक अकॉम्प्लिस विटनेस को एक प्रिविलेज दिया जाता है, जो कि सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, दैट इज टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस। यानी कि अगर एक अकॉम्प्लिस सही सही डिटेल्स एक केस को लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, स्टेटमेंट देता है, जो भी हुआ था घटना, उस घटना का सारा एक डिटेल्ड वे में उसको एक एक्सप्लेन करता है कोर्ट में, तो उस केस में अगर वो प्रूव हो जाता है उसके स्टेटमेंट से कि जो जो वो ऑफेंस कमिट हुए थे वो सारे ट्रू हैं, जिसने कमिट किए थे वो सारे ट्रू हैं, तो इस केस में उस अकॉम्प्लिस पर्सन को रिहा किया जाता है, उसे क्षमा दान दिया जाता है, यानी पार्डन ग्रांट किया जाता है, क्योंकि उसने वो सारे ट्रू फैक्ट्स कोर्ट में डिस्क्लोज किए थे। अब आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि एक अकॉम्प्लिस का स्टेटमेंट कैसे कोर्ट में दिया जाता है और एक अकॉम्प्लिस पर्सन कौन होता है। सपोज 4 ऑफेंडर्स हैं, ए बी सी डी। वो एक घर में रॉबरी कमिट करने जाते हैं, जहाँ पर घर का ओनर बैठकर आराम से टीवी देख रहा होता है। ए सडनली घर में घुसकर उस विक्टिम के, जो घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है, उसके सर पर एक गन तान देता है। बी और सी रॉबरी को अंजाम देते हैं, यानी कि घर से सारा पैसा चोरी करते हैं, सारा उसका प्रॉपर्टी लेते हैं। डी क्या करता है, डी घर के बाहर खड़े होकर उन ऑफेंडर्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई खतरा घर की ओर तो नहीं आ रहा है, कोई घर की ओर तो नहीं आ रहा है। तो इस केस में सबसे लीस्ट ऑफेंडर जो है वो डी है, जो घर के बाहर खड़े होकर बाकी ऑफेंडर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि क्या कोई खतरा तो घर की ओर नहीं आ रहा है। तो इस केस में डी को एज एन अकॉम्प्लिस कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए बोला जाएगा, जो दूसरे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देगा। अगर वो ट्रू फैक्ट्स दूसरे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट डिस्क्लोज करता है तो इस केस में उसे पार्डन भी दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। यही कहता है अकॉम्प्लिस का कंसेप्ट। अब सेक्शन 133 में जो बोला गया है कि conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice, इसका मतलब ये है कि अगर एक accomplice के uncorroborated testimony के ऊपर एक accused person को conviction दिया जाता है तो वो illegal नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये बाद में कहा कि एक accomplice के स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर अगर एक accused person को conviction मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बाद में राइज हो सकता है कि जो जो स्टेटमेंट्स अकॉम्प्लिस के द्वारा दिए गए थे, क्या वो ट्रू थे, क्योंकि एक अकॉम्प्लिस पर्सन भी एक ऑफेंडर ही होता है, और एक ऑफेंडर से क्या हम आशा कर सकते हैं कि वो ट्रू, सारे जो स्टेटमेंट्स कोर्ट में देता है वो ट्रू हो सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि जो अकॉम्प्लिस के द्वारा स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसे प्रूव करने के लिए हमें दूसरे एविडेंस लाकर प्रोड्यूस करने होंगे, जिसे कहा गया कॉरोबोरेटिव एविडेंस। कॉरोबोरेटिव एविडेंस होता क्या है, जब एक एविडेंस को प्रूव करने के लिए हमें दूसरा एविडेंस लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी दूसरे एविडेंस के थ्रू हम दूसरे और एक पहला जो फैक्ट होता है उसको प्रूव करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉरोबोरेटिव एविडेंस। तो यही था टोटल अकॉम्प्लिस के कंसेप्ट के बारे में, और इसी अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी के बारे में बात किया है सेक्शन 114 के
इलस्ट्रेशन बी में, एग्जाम्पल बी में जो ये कहता है कि एन अकॉम्प्लिस shall be unworthy unless be corroborated with material particulars, यानी कि जब तक एक अकॉम्प्लिस के दिए गए स्टेटमेंट्स को हम कॉरोबोरेटिव एविडेंस के साथ प्रूव नहीं कर देते तब तक उसको अनवर्दी माना जाता है, यानी कि उसको यूजफुल नहीं माना जाता है। तो यही था अकॉम्प्लिस के कंसेप्ट के बारे में। फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।